नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की क्लास को देखने वाले हैं। तो देखिए, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। कह रहे हैं नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, मुंबई। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि आपका सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है। क्लियर, आप लोग ध्यान रख रहे हैं कहाँ पे है, इलाहाबाद में। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसमें टोटल कितने जज होते हैं, 34 जज होते हैं, जिसमें एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर, आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक तो मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, उसके बाद जो 33 होते हैं वो क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो 28 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, देखो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज में क्या है आपका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, प्रयागराज या इलाहाबाद में। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के कितने भाग में जल है। कह रहे 1/4, 3/4, कह रहे कि आधे, कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, जो पृथ्वी के जल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जैसे यहाँ से समझो, तो ये 3 हिस्से इसके ले लिए जाए। ठीक है, 3 हिस्से ले लिए जाए तो इतने पे क्या है, आपका जल है। ठीक है, आप लोग समझ लो। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 है ना, 4 में से 3 पे क्या है, जल है। टोटल कितना है, 4। ठीक है, तो 3/4, तो इसका मतलब क्या होगा, 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 का मतलब आपके 71% भाग पर क्या है, जल है, पानी है। ठीक है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल की बात कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 71% भाग पर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे नीला ग्रह। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इस चीज़ रखना है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है 1/4 की बात कर रहा है, 3/4 आधे की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 3/4। ठीक है, 3/4 का मतलब कितना है, 71%। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। कह रहे हैं कि 16, 18, 22, 21। ठीक है, तो आप लोग देखें हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ये याद रखना है, स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन क्या हुआ कि 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और उसके बाद 71वां, और उसके बाद आपका हो जाएगा 92। ठीक है, तो 21वां, 71वां और 92, ये 3 संविधान संशोधन हुए, जिनमें क्या हुआ था, भाषाएं जोड़ी गई थी। ये चीज़ रखना है, आपका 92वां हो जाएगा। ये हुआ था, देखो 1967 को हुआ था, 1992 को हुआ था, और ये 2003 को हुआ था। क्लियर हुआ। ये चीज़ रखना है कि यहाँ पे 21वां, 71वां और आपका हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एक तो 1967, 1992 और 2003 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी, इसमें कोंकणी। ठीक है, इसमें 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, एक तो आपकी कोंकणी हो जाएगी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, इधर आपके लिखे थे मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, नेपाली। क्लियर, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 71वें संविधान संशोधन कितनी जोड़ी गई थी, 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, आपकी एक तो हो जाएगी बोडो, डोगरी हो जाएगी, मैथिली
और संथाली, ठीक आप लोग ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से 92 संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 71वें संविधान संशोधन में 3 जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 21वें संविधान संशोधन में 1 जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी। तो इस तरह से को यहाँ पे 1 3 4 4 कितने 8 14 और 8 कितने हो जाएगा 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? कह रहा है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, सभी को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं महाभियोग की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद में महाभियोग का जिक्र है? 61 में, ठीक है। और देखो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाएंगे? भाई संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर क्या लाएंगे? महाभियोग लाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, क्लियर। और आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। संसद में कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो आपका राष्ट्रपति, ठीक है, पहला तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। उसके बाद आपका राज्यसभा, नेक्स्ट होता है लोकसभा, ठीक है। तो कोई सा भी सदन, ये बोले जाते हैं सदन, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सदन। तो संसद के किसी भी सदन में ये, ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये चीज़ रखना है। और जब महाभियोग प्रस्ताव कोई सा भी सदन ला सकता है, लेकिन इसको महाभियोग लागू के लिए कितना 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ रखना है। तो इसको संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तभी माना जाएगा कि उस पर महाभियोग लगाया गया, ठीक है। 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया नहीं गया, ये चीज़ याद रखना है, क्लियर है। और अनुच्छेद भी याद रखना है 61 के तहत। और संविधान उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में लाए, चाहे लोकसभा में लाए। लेकिन क्या होता है? सांसद द्वारा 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? कह रहा है 97, 99, 61 और 47 कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ हैं? 3। तो फर्स्ट तो आपकी हो जाती है संघ सूची, क्या हो जाती है? संघ सूची हो जाती है, ठीक है। सेकेंड हो जाएगी आपकी राज्य सूची, ठीक है। और थर्ड आपकी हो जाती है समवर्ती सूची। इसमें देखो केंद्र सरकार को अधिकार होता है, अधिकार है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य सरकार को ठीक है। और इसमें हो जाएगी केंद्र व राज्य दोनों को, ठीक है, दोनों को इसमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो केंद्र सूची, वो संघ सूची है, वो केंद्र सरकार उसमें संशोधन मतलब कोई भी कानून ला सकती है, ठीक है। इसमें राज्य सरकार और इसमें समवर्ती सूची में दोनों ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर हम विषय की बात करेंगे तो इसमें विषय होते हैं 97, इसमें विषय की बात करेंगे तो 59 होते हैं, ठीक है। और इसमें विषय की बात करेंगे तो विषय हो जाते हैं आपके 52, ठीक है। क्लियर है। अब देखो विषय क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंक से रिलेटेड, ठीक है। विदेश नीति हो गई, ठीक है, विदेश नीति हो गई, जैसे रक्षा हो गया। तो ये सभी क्या हैं कि संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। क्लियर। अब राज्य सूची की बात करेंगे, ठीक है। तो राज्य सूची में क्या हो जाता है, जैसे कृषि हो जाती है, कृषि, भूमि, ठीक है, जैसे कृषि आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इसमें हम लोग समवर्ती सूची में बात करते हैं, इसमें शिक्षा आ जाता है, शिक्षा, वन, श्रम,
ठीक है। और इसमें आपका आ जाएगा जैसे पुलिस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये विषय बोले जाते हैं, जैसे कृषि, भूमि, पुलिस, जैसे शिक्षा, वन, श्रम, और भी विषय हैं, जैसे इसमें 52 है, 59 है, 97 है, ठीक है। तो ये विषय बोले जाते हैं। जैसे रेलवे क्या है आपका केंद्र सूची में ठीक है, केंद्र सूची का विषय है रेलवे, ठीक है। जैसे बैंकिंग हो गया, विदेश नीति हो गया, जैसे रक्षा हो गया, ये क्या है आपकी केंद्र सूची के विषय हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो केंद्र सूची संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय की बात कर रहा है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97 विषय। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया है, कह रहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी। तो अभी आपको बताया था जो समवर्ती सूची है ना, इसमें शिक्षा को शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे शिक्षा हो जाता है, जैसे वन हो जाता है, श्रम, ठीक है, श्रम हो जाता है, तो ये सारे विषय हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपका शिक्षा पूछा गया तो किसका हो जाएगा, समवर्ती सूची का। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है, कह रहे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो आप लोग देखते हैं अकबर ने स्थापत्य कला की नींव रखी थी, ठीक है, याद रखना। जहांगीर चित्रकला, ध्यान रखना है, चित्रकला, ठीक है। और शाहजहां वास्तु कला का स्वर्णकाल कहा गया, ठीक है। इसी तरह है इसमें जैसे ताजमहल बनाया, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारी बहुत सारी चीज़ें शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। और बाबर की बात करें तो यहाँ पे राम बाग बनवाया था, राम बाग आगरा में, ठीक है। इसी तरह में तो आपसे पूछा कि वास्तुकला का स्वर्णकाल, तो आपका आंसर हो जाए शाहजहां, ठीक है। वास्तुकला का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है, शाहजहां के काल को बोला जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। तो आपका आंसर हो गया जर्मनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, ये जर्मन दार्शनिक था, ये क्या था, जर्मन दार्शनिक था और अर्थशास्त्री और था, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ रखना है, जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री था कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग देख रहे हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर क्या किया था, देखो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैन्युफेस्टो पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसी तरह कम्युनिस्ट मैन्युफेस्टो पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर, ठीक है। दो लोग ध्यान, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर क्या किया था, कम्युनिस्ट मैन्युफेस्टो पुस्तक लिखी थी, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो आपका देखो ध्यान रखना है कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, ठीक है। ये चीज़ रखना है। तो वही आपसे कह रहे हैं कि कब समाप्त हुआ था, 11 नवंबर 1918, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी सही है। अब देखो जब 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ था कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, ठीक है। इस तरह में एक संगठन है 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस लिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। किस लिए की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस लिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन फिर भी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। इसी तरह रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है।
क्योंकि देखो इस संगठन का काम क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना होने देना, ठीक है, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया इसी तर्क में, तो इस संगठन का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसका काम क्या था कि दूसरा विश्व युद्ध ना होने देना, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर 1945 में एक संगठन बनाया गया, यूएनओ, सुना होगा आपने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, क्लियर, इसी तर्क में क्या बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी तर्क में, क्लियर, यूएनओ, ठीक है, कब बनाया गया, तो 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कह रहा है 14, 16, 12, 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, और वो भी अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 80 के तहत कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, कह रहे कि उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, कह रहे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, तो वो लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष नहीं दिलवाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 75 का के तहत या 75(1) के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कह रहे कम नहीं होनी चाहिए, तो कह रहा है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, तो आपका आंसर हो जाए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष मतदान की आयु होती है, मतदान मतलब वोट देने की आयु होती है, ठीक है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है 18 साल के होने पर, ठीक है, इसी दर्क में, क्लियर। तो लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 25 वर्ष हो जाएगी, लोकसभा के, ठीक है, कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। यही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यता के लिए एज होती है लगभग 30 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। और मतदान के लिए कितनी आयु होती है, मतदान के लिए 18 वर्ष होती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है स्थित है, कह रहा है बहराइच, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, अजमेर, तो आपका आंसर हो जाए फतेहपुर सीकरी, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी, और अजमेर में आप लोगों को बता चुका हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ठीक है। किसकी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है, कहाँ पे, अजमेर में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, कह रहा है प्राग, कह रहा है लंदन, जिनेवा, रूस, तो आपका आंसर हो जाए जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कह रहे 1966 से 67, 1983 से 84, 1972 से 73, कह रहे 1957 से 58, तो आपका आंसर हो जाएगा 1966 से 67, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 66 से 67 में, और हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है, इसी तरह रखते हैं। और इसका देखो मुख्य उद्देश्य क्या था, गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाना, ठीक है, क्लियर। गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाना था ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और इसके जनक किसको बोला जाता है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है, नेपाल, चीन, ब्रिटेन, भारत, तो आप लोग देखते हैं नेपाल है, ठीक है, सबसे प्राचीन देश है और कभी गुलाम नहीं बना, ठीक है, कभी नहीं बना, ठीक है, इसी तरफ है स्वतंत्र देश रहा, हमेशा क्या रहा है, स्वतंत्र देश रहा है नेपाल। देखो भारत भी क्या था कि अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है, तो नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, इसीलिए आपका कह रहा है विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है, मतलब जो कभी गुलाम नहीं हुआ, तो वो आप लोग ध्यान रखना है नेपाल।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कह रहा है तने से, जड़ से, फल से, पत्ते से। देखो आपका कपास का रेशा होता है वो फल से प्राप्त होता है। क्या होता है? फल होता है, फल के अंदर ही रेशा निकलता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें, कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, तो ये चीज़ याद रखना है, कौन सा था? गुजरात है। कौन सा? गुजरात है। ठीक है, और कपास के लिए मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, या इसको रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए? आप लोग ध्यान, अगर आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली या रेंगुर मिट्टी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? कह रहे हैं चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। देखो म्यांमार की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो तो म्यांमार तो हो ही नहीं सकता, म्यांमार बहुत उधर है, अभी नक्शे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, म्यांमार और आपका भूटान, चीन, ये तीनों नहीं हो सकते। आपका आंसर हो जाए नेपाल। ठीक है, केवल नेपाल से ही उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, जैसे ये नेपाल रहा। ठीक है, इधर नेपाल रहा, और म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे म्यांमार रहा। ठीक है, भूटान ये रहा, ये जो है ना ये भूटान। ठीक है, तो नेपाल से सटा हुआ है ये आपका रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश है, और ये इधर बगल में आपका ये बिहार लगा है। कौन लगा है? बिहार। और इधर लगा है उत्तराखंड। ठीक है, ये लगा उत्तराखंड। इस चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आपसे वही कह रहा था, नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा कह रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और भी स्टेट दिए थे, किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ठीक है, इसी ध्यान दो। भूटान तो बहुत पीछे है, और इसके बाद ये इधर चाइना है। ठीक है, भूटान से उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश ये रहा, भूटान यहाँ रहा। ठीक है, म्यांमार यहाँ रहा, तो म्यांमार से तो लग ही नहीं सकते। ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश रहा, ये क्या रहा है? बांग्लादेश। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहते हैं, यहाँ पे बंगला होगा। ठीक है, बंगला, कोठी, हवेली, दुकान। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग कोठी बोलते थे। और भारत में जो अंग्रेजों द्वारा प्रथम कोठी बनवाई गई थी, ठीक है, प्रथम कोठी वो 1611 में कहाँ पे बनवाई? मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे बनवाई गई थी? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहली कोठी, व्यापारिक कोठी बनवाई गई थी 1611 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? कह रहे हैं अब्रक, जिप्सम, तांबा, हीरा। तो आप लोग देख रहे हैं तांबा हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा चालक हो जाता है चांदी। देखो चालक का मतलब ये हो जाता है, सबसे अच्छी चालक का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, जिसमें करंट को आसानी से प्रवाहित किया जा सके, तो वो होता है चांदी। ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? दूसरा सबसे अच्छा चालक तो वो माना जाता है तांबा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कॉपर। ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तांबा होता है। ठीक है, दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।